विचित्र पुष्प पार्ट 9। सिपाही उत्तुंग को अपने साथ ले गया और एक विशाल कमरे में उसे ठहराकर उससे कहा, यही ठहरो, राजकुमारी को समाचार पहुंचाकर लौटता हूँ। यह कहकर वह अंदर चला गया। उत्तुंग वहीं ठहर गया। बगल में जो खिड़की थी उससे उसने बाहर देखा। उस कमरे के नीचे बड़ा ही सुंदर बगीचा था। वह उसकी सुंदरता को निहारने लगा। तब सामने के द्वार से राजकुमारी अंदर आई और बोली, तुम आ गए? उत्तुंग ने जब मुड़कर उसकी ओर देखा तो राजकुमारी ने कहा, तुम फूलों को चाहते हो ना? पर तुम्हें कैसे मालूम कि मैं फूलों को बहुत चाहती हूँ? उन सुंदर फूलों को मैंने अपने कमरे में सुरक्षित रखा है। अब यह तो बताओ कि ये सुंदर फूल शापग्रस्त कैसे हुए? राजकुमारी के इस प्रश्न पर उत्तुंग चौंक पड़ा, लेकिन क्षण भर में उसने अपने को संभाल लिया और कहा, शाप? किससे राजकुमारी? शताब्दिक पुष्प और शापग्रस्त? मेरे पिताजी से तुमने जो कहा वह थोड़ा बहुत मैंने सुन लिया है। अचानक भवन में जो सुगंध फैल गई थी उसके बारे में जब हमारे पिताश्री मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे, उस समय मैंने वहां प्रवेश किया। पिताश्री के हाथों में फूल जो थे उससे सुगंध फैल रही थी। काबुई उस समय कह रहा था कि इन फूलों को लिए राक्षस जंतु आएगा। तो छिपकर मैंने उसकी बातें सुन ली और तुम्हारी भी बातें सुन ली। मुझे मालूम नहीं था कि राक्षस जंतु भी इन फूलों पर इतना मुग्ध है। अपनी आंखें घुमाती हुई राजकुमारी ने कहा। उत्तुंग की भी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दूं और क्या ना दूं। थोड़ा सा तुतलाते हुए उसने कहा, हाँ हाँ, फूलों से मुझे भी बड़ा चाव है, लेकिन मैं राक्षस जंतु नहीं हूँ। किसने कहा कि तुम राक्षस जंतु हो? लेकिन हाँ, तुम राक्षस जंतु की खोज में निकलने साहसी वीर हो, है ना? हंसती हुई राजकुमारी ने पूछा। आप ही के लिए ये पुष्प लाया हूँ राजकुमारी, मेरा विश्वास कीजिए, उत्तुंग ने कहा। विश्वास करने का ही प्रयत्न कर रही हूँ, कहती हुई संदेहात्मक दृष्टि से राजकुमारी ने उत्तुंग को देखा। उत्तुंग ने पूछा, अब तक आपने बताने का कष्ट नहीं किया कि मैं यहाँ क्यों बुलाया गया हूँ। तुम राक्षस जंतु का नाश करने के लिए जा रहे हो। हम भी राक्षस जंतु जैसे एक शत्रु का सामना करने के लिए तुम्हारी मदद मांग रहे हैं, राजकुमारी ने कहा। राजकुमारी, शत्रु और आपके? काबुई ने तो कहा कि नागपुरी का कोई शत्रु ही नहीं। उत्तुंग ने आश्चर्य से पूछा। काबुई ने जो कहा सच है। बाहर से नागपुरी का कोई दुश्मन नहीं है। हमारे ही बीच में एक शत्रु मौजूद है, चिंतित राजकुमारी ने कहा। उत्तुंग के मुखड़े पर प्रश्न चिन्ह अंकित था कि वह कौन है। यह जानकर राजकुमारी ने कहा, वह और कोई नहीं है, हमारा ही मामा नाग सिंह है। हमारे पिताश्री ने उसे सेना में दलपति बनाया है। अपने इस ओहदे से वह संतृप्त नहीं है। वह सेनाधिपति बनने का सपना देख रहा है। मेरी माता के द्वारा उसने मेरे पिता को यह समाचार पहुंचाया है। मेरे पिता इसके लिए राजी नहीं हुए। इस पर क्रोधित होकर मेरे मामा अपने सहयोगियों से कहने लगे, सेनाधिपति क्या, मैं चाहूँ तो इस राज्य का राजा भी बनूंगा। यह जानकर मेरे पिताश्री ने यह कहकर उसे सावधान कर दिया कि आगे से राजप्रासाद में कदम भी मत रखना। मेरे पिताश्री ने मुझे और मेरी माताश्री को चेतावनी दी और बताया कि उससे हम जागरूकता के साथ बरतें। उत्तुंग ने पूछा, तो अब सेनाधिपति कौन है? दुर्जय सेनाधिपति है। चूंकि कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मेरे पिताश्री की तीव्र इच्छा है कि मुझे इस देश की रानी बनाऊं। मेरे पिताश्री सदा प्रजाक्षेम के बारे में ही सोचते रहते हैं। उन्हें भय है कि नागसिंह से प्रजा का कोई अहित न हो, वह कहीं राज्य शांति में खलन न पहुंचाए। यह बात मुझे मेरी माताश्री से मालूम हुई, राजकुमारी ने कहा। जो राजा सदा अपनी प्रजा के कल्याण के ही बारे में सोचते हैं, उनका कोई भी बाल बांक नहीं कर सकता। सैनिकों से भी अधिक प्रजा ही उनकी रक्षा कर सकती है। आप यह तो बताइए कि अब वह नागसिंह कहाँ है? उत्तुंग ने सवाल किया। मेरे पिताश्री की सलाह पर सेनाधिपति ने उसे कुछ सैनिकों के साथ देश के उत्तरी सरहद की रक्षा के लिए भेजा है। उसके बारे में हर दिन समाचार मालूम होते रहते हैं। फिर भी मेरी माताश्री की आशंका है कि वह चुप नहीं बैठेगा। सिंहासन की प्राप्ति के लिए वह कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगा। यह बात बताने के लिए ही मैंने तुमको यहाँ बुलवाया है। अच्छा यही होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए यही ठहरो।
राजकुमारी ने उससे प्रार्थना की। ऐसा ही होगा राजकुमारी। मैं एक प्रधान कार्य पर दूर प्रांत जा रहा हूँ। महाराज ने भी वचन दिया कि इस काम में वे भी मुझसे सहायता पहुँचाएंगे। उत्तुंग ने कहा, हाँ, यह बात मैं जानती हूँ, लेकिन याद रहे, किसी को यह मालूम होना नहीं चाहिए कि नागसिंह की बात मैंने तुमसे कही। कोई नया समाचार मालूम पड़ा तो तुम्हें सूचित करूंगी। अब तुम जा सकते हो, राजकुमारी ने कहा। सिपाही के साथ उत्तुंग अतिथि गृह में लौटा। वह काबुई उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके पूछने के पहले ही उत्तुंग ने कहा, राजकुमारी ने शताब्दिक पुष्प के बारे में विवरण मांगे। लगता है कि हमने राजा से जो बातें कही थी उनमें से कुछ बातें उन्होंने सुनी है। मैंने उनसे इतना ही कहा है कि वह पुष्प 100 सालों में एक बार खिलने वाला सुंदर पुष्प है। काबुई ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुमने अच्छा किया। दूसरे दिन सवेरे सिपाही उन्हें लेने आया तो उत्तुंग और काबुई राजा का दर्शन करने निकले। उन्हें देखते ही राजा ने काबुई से कहा, जैसा हमने कल सोचा था, दलपति नागसिंह के साथ कुछ सैनिकों को इसके साथ भेजूंगा। नागसिंह हमारे देश की उत्तरी सीमाओं में है। उसके पहुंचते पहुंचते 2-3 दिन लगेंगे। तब तक उत्तुंग यही रहे। तुम चाहो तो अपनी बस्ती लौट सकते हो। काबुई ने राजा को विनयपूर्वक नमस्कार किया और विदा लिया। उत्तुंग को अतिथि गृह में छोड़कर वह अपनी बस्ती की ओर निकल पड़ा। भोजन हो जाने के बाद उत्तुंग नगर की विचित्रताएं खासियों को देखने निकले। नगर की गलियां साफ सुथरी थी। वहां के भवनों को देखकर वह आश्चर्य में डूब गया। उत्तुंग को लगा कि यह नगर बहुत ही सुशोभित है। यहाँ के नगरवासियों को किसी बात की कमी नहीं। यहाँ सुख शांति व्याप्त है। वह सोचने लगा कि नागसिंह के षड्यंत्र के कारण उस देश पर कोई आपदा टूट पड़े तो इसका क्या हाल होगा। वह शाम तक अपने अतिथि गृह में पहुंच गया। यूं 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन शाम को एक सैनिक आया और उसने उत्तुंग से कहा कि राजकुमारी ने आपको बुलवा भेजा है। वह उस सैनिक के साथ राजभवन गया। उसी की प्रतीक्षा करती हुई राजकुमारी ने उसे देखकर कहा, मेरे मामा नागसिंह राजधानी पहुंचने ही वाला है। तुमको उससे बहुत ही सावधान रहना होगा। तुम यह जानने की कोशिश करो कि वह हमारे राज्य को अस्तव्यस्त करने का क्या कोई षड्यंत्र रच रहा है। अगर उसे मालूम हो जाए कि तुम राजा के विश्वास पात्र आदमी हो तो किसी भी हालत में अपना रहस्य खुलने नहीं देगा। जब तुम्हारी यात्रा सफल होगी तब तुम सीधे माणिक्यपुरी चले जाओगे या यहाँ आने का प्रयत्न करोगे। अवश्य यहाँ आऊँगा राजकुमारी। यहाँ की परिस्थितियों को दुरुस्त करके ही अपने यहाँ जाऊँगा, उत्तुंग ने कहा। तुम अगर चतुराई से नागसिंह की योजनाओं को जान जाओगे तो उसकी योजनाओं को सुगमत से विफल करने में सफल हो जाएंगे। यह बात बताने के लिए ही मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। अब तुम जा सकते हो, कहकर राजकुमारी अंदर चली गई। उत्तुंग अपना अतिथि गृह लौटा। उसी दिन उत्तरी सरहदों से दलपति नागसिंह लौटा और सीधे सेनाधिपति दुर्जय के पास गया। उसे प्रणाम किया और कहा, क्या जान सकता हूँ अचानक मैं यहाँ क्यों बुलाया गया हूँ। दुर्जय ने उससे कहा, उत्तुंग नामक एक युवक माणिक्यपुरी से चंद पुष्प ले आया है। राजा ने निर्णय किया है कि तुम अपने नेतृत्व में कुछ सिपाहियों को लेकर उसके साथ जाओगे और उसे सहायता पहुंचाओगे। वह तो बड़ा पराक्रमी है। जब इतनी दूर अकेले ही चला आया है तो और आगे जानना उसके लिए मुश्किल काम थोड़े ही है। व्यंग भरे स्वर में नागसिंह ने कहा, तुमने सच कहा। उसने तो अकेले ही जाने का निश्चय किया। वह यहाँ हमारी सहायता की आशा लेकर नहीं आया, लेकिन वह एक राक्षस जंतु की खोज में जा रहा है। सुना है कि वह राक्षस जंतु माणिक्यपुरी में घुसकर वहाँ की जनता पर भयंकर अत्याचार कर रहा है। उसे उस तरफ आने से रोकने और उसका निवास स्थल ढूंढने वह साहसी युवक उत्तुंग शताब्दिक पुष्प लेकर निकला है। हमारे राजा उससे बहुत ही खुश है, क्योंकि प्रजा की भलाई के लिए अकेले ही वह चल पड़ा है। उसके धैर्य साहस पर राजा बहुत ही मुग्ध हो गए। इसलिए वह चाहते हैं कि उसके साथ तुम्हारे नेतृत्व में हमारे कुछ सैनिक भी भेजे जाए। सेनाधिपति ने पूरा विवरण दिया। नागसिंह थोड़ी देर मौन सोचता रहा और फिर बोला, आपने कैसे विश्वास कर लिया कि
पहाड़ी जाति का एक युवक अकेले ही राक्षस जंतु की खोज में निकल पड़ा है, सेनाधिपति ने कहा। माणक्यपुरी से अकेले ही निकले वो उस युवक की बातों का भला हम कैसे और क्यों विश्वास ना करें। भूलना नहीं कि यह राजा की आज्ञा है, उसे अमल में लाना हमारी जिम्मेदारी है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, कहिए मैं उस युवक से कब मिल सकता हूँ? नागसिंह ने पूछा। कल इसी समय यही मिल सकते हो, अब तुम जा सकते हो, सेनाधिपति ने दृढ़ स्वर में कहा। नागसिंह चिढ़ता हुआ वहां से चला गया। दूसरे दिन सवेरे राजा ने सेनाधिपति को आने के लिए बुला भेजा। सेनाधिपति तुरंत राजभवन पहुंचा। राजा बहुत ही गंभीर दिख रहा था। राजकुमारी आंसू बहा रही थी। सेनाधिपति ने बड़ी आतुरता से पूछा, क्या हुआ महाराज? शताब्दिक पुष्प गायब हो गए हैं। राजकुमारी ने जिन फूलदानों में उन्हें सुरक्षित रखा, उनमें से पुष्प गायब हो गए हैं। राजकुमारी के अंतपुर में प्रवेश करने का इतना दुस्साहस किस दुष्ट ने किया होगा? उन फूलों की सुगंधि ने सब दासियों को अवश्य ही आकर्षित किया होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी दासी ने यह काम किया है। परंतु उनमें से कोई भी दासी इस संबंध में कुछ कहने से इनकार कर रही है। राजकुमारी ने स्वयं देखा कि वे पुष्प गायब है। किसी ने भी उसे यह बात पहले नहीं बताई। लगता है कि चोरी बड़ी ही होशियारी से की गई है। पता नहीं चला कि यह चोरी किसने की। राजा बहुत ही आकुल होकर बोला। राजभवन को भली भांति जानने वाले ही ने यह काम किया होगा, क्योंकि राक्षस जंतु का राजभवन में आने की गुंजाइश ही नहीं, सेनाधिपति ने अपना संदेह व्यक्त करते हुए कहा। राजकुमारी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, राक्षस जंतु? राजभवन में राक्षस जंतु? मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्या कह रहे हैं। राजा ने धक्कल देते हुए कहा, घबराओ मत बेटी, वह बात बताऊंगा। फिर उसने सेनाधिपति से कहा, अब हमें सोचना चाहिए कि यह पुष्प हमें कैसे प्राप्त होंगे। इस काम पर अभी सैनिकों को भेजता हूँ प्रभु। वे जहाँ कहीं भी हो सुगंधि तो फैलाते रहते हैं, इसलिए जान जाना सुलभ होगा। इसके अलावा यह भी पता लगाऊंगा कि कल से कौन कौन राजभवन में आते जाते रहे हैं। थोड़ी देर रुककर फिर बोला, महाराज, कल ही हमारा दलपति नागसिंह आया था। सैनिकों को सहित उत्तम के साथ जाने के लिए अपनी सम्मति भी दे चुका है। सेनाधिपति ने कहा, नागसिंह आ गया? कल से राजधानी में ही है, इसीलिए शायद विचित्र घटनाएं घट रही है। राजा थोड़ी देर तक सोच में पड़ गया और फिर बोला, पहले आप फूल ढूंढिए और पता लगाइए, बाद में हम निर्णय करेंगे कि उत्तुंग को कब निकलना है। कहानी और है।